गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ। ये कल पूछा था किसी ने मुझसे। तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, जी की वैल्यू दी हुई है, ये जी की वैल्यू दी हुई है। कन्वर्जन करना है इसमें, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो ये वैल्यू दी हुई है और इसको कहा है कि सीजीएस सिस्टम में क्या करना है, चेंज करना है। तो फॉर्मूला ये था अपने पास, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 रेज टू पावर A, L1 बाई L2 रेज टू पावर B, T1 बाई T2 रेज टू पावर C। अब अपने पास है क्या क्या चीज़, न्यूटन। न्यूटन को चेंज करेंगे सीजीएस में, बदल जाएगा डाइन। मीटर को करेंगे सेंटीमीटर और किलोग्राम को करेंगे तो ग्राम में। अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो N1 की वैल्यू तो क्या हो गई ये, तो जिसमें बदलते हैं वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। और यहाँ पर देखो न्यूटन के ऊपर पावर है, ये पावर क्या हो जाएंगी, ए बी और सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हो गई अपने पास किसमें, ए बी सी में। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन हो जाएगा। एक न्यूटन में डाइन कितने होते हैं, 10⁵ डाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 डाइन, रेज टू पावर कितना हो गया, 1। इसी तरीके से सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, मीटर में 10⁻², और यहाँ क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। और किलोग्राम में, ग्राम कितने हो जाएंगे 10⁻³ और ये कितना हो गया 1 ग्राम, रेज टू पावर कितना हो गया -2। अब खोलो इसको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻5 इंटू इसकी पावर 2 थी, पावर पे पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻4, ये भी पावर पे पावर है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो गया 6। अब 10⁻⁻ सोल्व कर लो, 6.67 इंटू ये दोनों जुड़ जाएंगे 10⁻⁻17 इंटू 10⁻9। अब घटा दो, 6.67 इंटू 10⁻, कितना बच जाएगा माइनस में, 17 में से 9 घटाओ, कितने बच गए अपने पास 8। तो ये कितना हो गया 8 डाइन, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये अपने पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। अब मैं शुरू कर रही हूँ सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट जो है अपनी, इसका नाम है हमारा काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है अपना मोशन इन अ स्ट्रेट। अब मोशन इन अ स्ट्रेट, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। कहाँ पे पढ़ा था ये आपने, GHT, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है अपने पास, यानी कि आपने ये छोटी क्लासेस में इसका जो नाम पढ़ा था वो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो आप लोगों ने क्या किए थे, पढ़े थे। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन ही कहलाते हैं। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास पहले, सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या है अपने पास। तो हमारे पास सबसे पहले, यानी कि ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, किसी के भी मोशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। क्या कहलाता है ये, मैकेनिक्स। यानी कि कोई भी चीज़ जो चल सकती है ना, वो किस में आती है, मैकेनिक्स में आती है। तो ये क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion। अब ये जो काइनामेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये इसकी ब्रांच है। किसकी ब्रांच है ये, मैकेनिक्स की ब्रांच है। और मैकेनिक्स में हम 3 तरीके से चीज़ें पढ़ सकते हैं। 3 तरीके से चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं, पहली तो है अपने पास स्टैटिक्स, फिर काइनामेटिक्स, और तीसरी कहलाती है अपने पास डायनामिक्स। तो ये 3 तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें तो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर हो, एट रेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पे हो। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, मटेरियल या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसमें क्या होता है अपने पास, मोशन, और इसमें भी क्या होता है अपने पास, मोशन, एट मोशन।
अब दोनों ही मोशन है तो फ़र्क क्या हो गया अपने पास काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। तो हमारे पास क्या है काइनेमेटिक्स में, तो क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन विदाउट टेकिंग एनी अकाउंट ऑफ द फैक्टर विच कॉजेज द मोशन। यानी कि इसमें हम क्या नहीं करते, फैक्टर्स की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास उसकी डायनामिक्स में हमारे पास उसकी पूरी हिस्ट्री होगी कि हमारे पास किस तरीके से क्या आया है, मोशन हुआ है, क्यों हुआ है, कौन सी फोर्स लगी, किस फोर्स के कारण से अपने पास मोशन आया है। इसमें सिर्फ मोशन हो गया है तो उस मोशन की स्टडी होगी ये कि भाई चल रहा है, कितना चला, क्या एक्सेलरेशन थी, जो भी वटेवर, लेकिन किस कारण से चला है या उसके ऊपर कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे जिसने मोशन क्या किया, बनाया। तो इसमें हम वो कंसीडर्ड नहीं करते। और डायनामिक्स में हम वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो सारे फैक्टर्स हम क्या करते हैं, कंसीडर्ड करते हैं कि हमारे पास जो मोशन हो रहा है वो मोशन किस कारण से हो रहा है, ठीक है। अब मोशन की बात हो गई तो मोशन से अब मेरे पास दो चीज़ें हैं फिर से कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट या फिर किस पे है, मोशन पे। ये भी आप छोटी क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अपने पास ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पर कब होगी, जब मैं कहूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट when it does not change its position with respect to time or with respect to surrounding। मोशन जब अपने पास ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशंस चेंज करे, किसके विद रिस्पेक्ट टू, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन क्या हम किसी भी चीज़ को रेस्ट या मोशन में कह सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि आप लोग अपने कमरे में बैठ के और ये वीडियो देख रहे हो तो आप रेस्ट में हो कि आप मोशन में हो, ठीक है। अगर आप कहते हो कि आपका आंसर है रेस्ट में है जी हम तो अगर आप कह रहे हो आप रेस्ट में हो तो मैं कह रही हूँ नहीं, गलत हो, तुम तो मोशन में हो। तुम कह रहे हो नहीं हम मोशन में है तो मैं कह रही हूँ नहीं, तुम तो बैठे हो, तुम तो रेस्ट में हो। तो दैट मीन्स कि अपने पास हम किसी भी चीज़ को रेस्ट या मोशन में तब तक नहीं डिफाइन कर सकते जब तक कि हम उसका क्या ना ले लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना ले लें, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है अपने पास, या क्या चीज़ है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अगर अब मैं कहूँ कि जैसे क्वेश्चन वही है कि आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने रूम में बैठ के देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये रूम जो है आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इस रूम के विद रिस्पेक्ट टू ना तो आपकी क्या बदल रही है, कोई शेप कोई डायरेक्शन बदल रही है, या ना आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठ के देख रहे हैं आराम से अपने बेड पे। तो दैट मीन्स कि आप विद रिस्पेक्ट टू दैट रूम आप किस में हो, रेस्ट में हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मार्स है, दूसरा प्लैनेट है कोई, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम भी किस में है, मोशन में है। तो दैट मीन्स कि उस टाइम पर हम किस में है, मोशन में है। तो दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट और मोशन में तब तक नहीं डिफाइन कर सकते जब तक कि हम क्या नहीं कहते, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र नहीं करते हैं। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बॉडी को डिफाइन करने के लिए कि हमारे पास उसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक और एग्जांपल, जैसे जो एग्जांपल मोस्टली कॉमनली आप लोग पढ़ते हो तो वो क्या एग्जांपल है कि आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हो और ट्रेन चल रही है, तो विद दैट बोगी अगर हम बात करें तो आप रेस्ट में है विद योर को पैसेंजर। और अगर आप सराउंडिंग की बात करें तो ट्रेन यहाँ से कहाँ चली गई, हिसार, तो बैठे तो हुए ही थे आप, तो आप किस में हो, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किस में आ गए हो, आप मोशन में आ गए हो। तो यानी कि यहाँ पर अपने पास विद रिस्पेक्ट टू होना बहुत ज़रूरी है। विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि हम किसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इस कैटेगरी में अपने पास क्या आता है, मोशन के टाइप आते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो मोशन का टाइप है, या जैसा हमारा चैप्टर का नाम था टाइप ऑफ मोशन, तो इस टाइप ऑफ मोशन में जो सबसे पहली चीज़ मेरे पास है दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, अब अपने पास रेक्टिलिनियर मोशन मेरे पास है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इज दैट मोशन,
अब ध्यान से देखना ये डेफिनेशन कि मैं इसमें क्या लिख रही हूँ. इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल or a point mass body is moving in a straight line. यहाँ देखो मैंने क्या लिखा. अब मैं लिख रही हूँ जो इसी का ही है ये. अब मैं लिख रही हूँ क्या, ट्रांसलेटरी मोशन. Is that motion in which an object is moving in a straight line. अब ये देखो भाई दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं, तो फिर फ़र्क क्या है और क्यों हमने इनको क्या दिया, अलग अलग नाम दे दिया. तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो मैंने इसमें क्या लिखा, कोई पार्टिकल बहुत छोटा होता है, या मैंने कहा पॉइंट मास बॉडी. क्या कोई ऐसी बॉडी प्रेजेंट हो सकती है अपने पास जो कि क्या हो, पॉइंट मास हो, और यहाँ मैंने नाम दिया क्या, ऑब्जेक्ट. तो अब सवाल ये उठता है कि अपने पास पॉइंट मास बॉडी हम किसको रेफ़र करेंगे, यानी कि किस को हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है अपने पास, ये बॉडी हमारे पास क्या है, पॉइंट मास बॉडी है. ठीक है, तो क्या कहूँ मैं, किसको कंसीडर्ड करते हैं, एन ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड. तो कंसीडर्ड हम किसको करेंगे, किसको हम ये कहेंगे कि अपने पास कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास बॉडी. किसको कंसीडर करेंगे हम पॉइंट मास बॉडी, व्हेन इट कवर्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस as compare to its own size. मतलब क्या हुआ इस बात का कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पास हम उस बॉडी को पॉइंट मास बॉडी कंसीडर करेंगे. कब कंसीडर करेंगे, जब वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करे अपने खुद के साइज़ के अकॉर्डिंग. अब सबसे जो लंबी कार है लंबरगिनी, आई थिंक शायद वही होएगी, पता नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने उसी का ही नाम सुना हुआ है. तो अपने पास उस गाड़ी की लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कितनी होगी भाई, अगर मैक्सिमम हम कंसीडर्ड करें, चलो मान लेते हैं उसकी लंबाई अपने पास कितनी कहें हम, 16 मीटर, 15 मीटर, 11 मीटर, 10 मीटर, जो भी, वट एवर यू वॉन्टेड टू टेक, जो भी अपने पास है. अगर मैं कहूँ कि उसने 1 लाख किलोमीटर चल लिया, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो उसके कंपैरिजन में जो उसका साइज़ है वो क्या हो गया, नेग्लिजिबल है, राइट. देन दैट बॉडी, दैट कार मस्ट बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट मास बॉडी. तो एक तरीके से अपने पास चाहे उसका कोई भी वेट है, कोई भी मास उसका है, लेकिन अगर वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत लंबा डिस्टेंस अगर कवर करती है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉइंट मास बॉडी. तो अपने पास रेक्टिलिनियर में मैंने कहा कि अपने पास कोई पॉइंट मास बॉडी है और वो स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रही है, चल रही है. और ट्रांसलेटरी मोशन की, यानी कि अब यहाँ ऑब्जेक्ट कहा, तो ऑब्जेक्ट कब कंसीडर करेंगे, जब ऑब्जेक्ट अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली क्या करे, कोई मेजरेबल सा थोड़ा बहुत डिस्टेंस चले. अब उसका जो साइज़ है उसके कंपैरेटिवली मान लो 50 मीटर चली, तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं है वो उसके कंपैरेटिवली. ठीक है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कैसे, एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक, तो अब इसमें सेकंड है अपने पास सर्कुलर और रोटेटरी. ठीक है, सर्कुलर में फिर से अपने पास क्या आ जाएगा, पॉइंट मास बॉडी कैसे चले, सर्कल में, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट
टू द सेंटर, और ये क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड कर रही है। रोटेटरी में अपने पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये रोटेटरी हो जाएगी अपने पास, जिसमें अपने पास क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही हो, साइमल्टेनियसली उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एज अ होल बॉडी कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाकर चलें, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अपने पास उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह देंगे, जिसके बाहर वो घूम रही है, शिफ्टेड टुवर्ड्स इक्वल एंगल्स इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कैसा हो जाएगा, रोटेटरी। अब थर्ड है अपने पास ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। अब यहाँ पर अपने पास क्या होगा, यहाँ पर हम पॉइंट मास बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे, ऑसिलेशन। जैसे मैं अब तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैंने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया ये, अब इस सिंपल पेंडुलम को मैंने यहाँ पर लेकर के आए, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है, इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है ये, एम्पलीट्यूड, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू द एक्सट्रीम पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और अपने पास अगर ये एम्पलीट्यूड कैसा है, मेजरेबल है, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी मेजर्ड वैल्यू आएगी अपने पास, तो वो जो मोशन है वो मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी। अब आपने कभी फ़ोन को ये कहा है कि आपका फ़ोन ऑसिलेट कर रहा है, आप क्या कहते हो, हमारा फ़ोन वाइब्रेशन मोड पर है, और किसी का फ़ोन आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है तो हमारा फ़ोन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये वाइब्रेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने मान लो कि जो बेड के ऊपर वो एक जगह ऐसी होती है सिराना जिसको बोलते हैं, अगर आपका फ़ोन वहाँ रखा हुआ है, किसी हार्ड जगह पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, तो जब वो क्या करता है, वाइब्रेशन, किसी का फ़ोन आया और वाइब्रेटिंग मोड पर है तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा हिलता है, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। या आपको एक और चीज़ बताऊं कि जैसे आपने कोई रबड़ बैंड ले लिया और वो रबड़ बैंड आपने किसी पे टांग दिया और उसको हल्का सा हिलाया, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके हिलने लग जाएगा। तो वो जो है अपने पास, यानी कि मीन पोजीशन से अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, तो जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा हो, देन दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अभी आप आगे इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे और उसको हम कहते हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मतलब हारमोनी, यानी कि वो क्या कर रहा है, यानी कि एक रिदम सी है उसमें, पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक मतलब आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो अपने आप को रिपीट भी कर रहा है और क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस भी कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है अपने पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी पूरी यूनिट है, ये हम 10th जो चैप्टर है आपका 10th यूनिट जो है उसमें पूरी यूनिट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वहाँ पर इसको और डिफाइन करेंगे हम। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस सिस्टम, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है इसमें उसके पास क्या है, क्लॉक है, ठीक है। और वो जो ऑब्जर्वर है वो आपका कहाँ खड़ा है, आपके इनिशियल पॉइंट पर खड़ा है। इनिशियल यानी कि अगर मैं कहूँ जैसे 3D है तो यहाँ आपका ऑब्जर्वर है विद द क्लॉक, और वो आपको क्या कर रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें नाप रहे हो। तो उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी कैसे मूव करेगी, सब कुछ अबाउट एवरीथिंग हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपने पास अब यहाँ पर दो तरीके के क्या होते हैं, अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो पहले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड इनर्शियल, पहला अपने पास क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा नॉन इनर्शियल। अब इसमें फ़र्क क्या है, अब आपने 9th क्लास में क्या पढ़े थे, न्यूटन्स के लॉज पढ़े थे। तो जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कर रहा हो, ओबे कर रहा हो, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कैसा कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। और जो उसके फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा वो कैसा कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। फर्स्ट लॉ था क्या अपने पास, ये भी पढ़ेंगे हम आगे, इसमें भी आएगा, अपने 11th क्लास में भी आएगा, 10th में भी पढ़ चुके हो आप, 9th में सॉरी। तो वहाँ क्या था, फर्स्ट लॉ क्या था अपने पास,
When an object is in state of rest or state of motion, it continues its state of rest or motion until and unless some external force does not applied on it. कि अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं करती जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती, वेदर इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और वेदर इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो अपने पास यानी कि इस केस में तो अपने पास क्या होगा, जितनी भी चीज़ें अपने पास, अब फोर्स क्या है अपने पास, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है अपने पास, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो दो कंडीशंस आती हैं अपने पास। क्या होता है अपने पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, मास तो जीरो हो नहीं सकता। तो अपने पास ये क्या हो गया, एम ए इक्वल्स टू जीरो, राइट, मास जीरो हो नहीं सकता तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब इस कंडीशन में फिर दो कंडीशंस आ गई अपने पास, वेदर द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो भी जीरो हो जाएगा। और वेदर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, कि बॉडी किस कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो। तो ये दो कंडीशंस अपने पास यहाँ पर आ गई, राइट। तो यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट अपने पास यूनिफॉर्म मोशन से चल रही हैं वो किस में आएंगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगी। अब हमने कहा जो होल्ड नहीं कर रहा इसको, दैट मीन्स इस केस के लिए फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और फोर्स जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसी होगी अपने पास, चेंज जो वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में, मास तो जीरो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है तो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जितना भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपने पास होगा वो किस में आएगा अपने पास, वो कंसिडर्ड किया जाएगा एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि अपने पास जैसे अर्थ है, अर्थ का जो ऑर्बिट है अपने पास वो बहुत बड़ा है, राइट, और सन को हम क्या मान रहे हैं, इसका सेंटर मान रहे हैं कि वो सेंटर है अपने पास। तो वो अपने पास क्या कर रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है और वो खुद भी अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। तो इस केस में अपने पास जो अर्थ है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं कर रही है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास है on the earth, observing the things outside the earth is a non inertial frame, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या होगा, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वो अपने पास कैसे है कि अर्थ को हम उस टाइम पर क्या मान के चल रहे हैं, दैट अर्थ इज एट रेस्ट। कि अगर मैं कहूँ कि कोई कार चल रही है तो उसमें मैं अर्थ के मोशन को क्या नहीं कर रही, कंसीडर्ड नहीं कर रही हूँ। उस टाइम पर मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, दैट अर्थ इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट मूविंग कार। तो उस टाइम पर हम उसको कंसीडर करेंगे किसमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे अपने पास फिर से क्या है, इनको बाय डायमेंशंस तीन तरीके के मोशन में बांटा गया, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये डायमेंशंस के हम कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे।